आपका पहला लेक्चर, कोई बात नहीं, टेंसेस हुए हैं अभी, और अभी ये हम कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर किसी ने बात करनी है काइंडली वही अनम्यूट करें, बाकी अपने आप को म्यूट पे रखें सो दैट कि हमें थोड़ा सा क्लियरिटी इशू ना हो। जी रिकॉर्डिंग हो रही है जी। जी किसी और ने कुछ कहना है? हाँ, तो सर ये फिर बाद में हमें कवर करवा दिया जाएगा। जो हमारा पहला लेक्चर हुआ है ना, उसकी रिकॉर्डिंग विद हाशा हर सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैडम को कहना आपके जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो तकरीबन वही है, तो पता नहीं कितनी पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग 20-25 रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। सेम ही चीज़ है, वो सुन लीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करें जी। जी सर स्टार्ट करें। ओके जी ओके। अच्छा जी, आज ना हम ये उस दिन हमने टेंसेस किए हैं लास्ट क्लास में, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज या जितने भी ये अल्फाज होते हैं ना, कैन, कुड, वुड, शुड, आउट, आउट टू, मस्ट, इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, इनकी हमने अंग्रेजी ज़ुबान में इनकी पहचान किस तरह से देखनी है, और इनका डिफरेंट यूजेज किस तरह से है। ठीक है, तो वो हम एक एक एग्जांपल के साथ में इसको देखते जाएंगे, और आपने क्या करना है, रूल वही है कि ये मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ, एक एक दो दो एग्जांपल भी बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको किसी भी ग्रामर्स की एक्सरसाइज से, और इसको ना सबको इस हर एक रूल के ऊपर 7-7 8-8 जितनी भी एक्सरसाइज बनी हुई हैं, हर एक के ऊपर आप उसको एक एक एक्सरसाइज को ना कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको रिटन हैंड रिटन के तौर पर प्रैक्टिस करें, ताकि ये चीज़ें आपकी खराब जो है ना वो परमानेंट आपकी मेमोरी में जो उसका पार्ट बन जाए। क्योंकि ये चीज़ें ना हमने पढ़ी होती हैं स्कूल लाइफ में, उसके बाद ना हमें पढ़ाई जाती है ना हम पढ़ते हैं, तो वो ऐसा ऐसा ना चीज़ें और प्रिंसिपल वो जो रूल्स होते हैं, सॉरी, वो माइंड से हमारे स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उस दिन भी आपको इंग्लिश की बुक बताई थी कि मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब की दो किताबें हैं, एक है ऑल अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सॉरी ऑल अबाउट कम्पिटिटिव इंग्लिश, और दूसरी है जी स्पोकन इंग्लिश। तो ये दोनों बुक्स रिकमेंडेड बुक्स हैं, आया वन पेपर की प्रेपरेशन हो या आपने CSS PMS की तरफ जाना है, तो ये मैं दोनों बुक्स रिकमेंड करता हूँ, तो आप लोग इसमें से जो है ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन और कुड क्या है। ठीक है, इसका जो सबसे बेसिक यूज है वो ये, अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में, इसको सिंपल सेंटेंसेस में यूज करें टेंसेस से हटके, तो इसमें क्या चीज होती है, इसमें हम एबिलिटी की बात करते हैं, कैन और कुड। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए कैन कुड दिस टास्क, अब ये उसकी एबिलिटी के बारे में जज कर सकते हैं आप। जिस भी जहां पर भी किसी भी चीज की एबिलिटी की बात होगी, हम वहां पे कैन और कुड यूज कर सकते हैं। जैसे ही कैन प्ले विच ही कुड नॉट ड्यू टू फ्रैक्चर इन हिज राइट आर्म। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जितने भी मॉडल ये हैं सारे के सारे ऑक्सिलरीज, जिस तरह से जितने भी हम आगे पढ़ेंगे 7-8 किस्म के, इनमें से एक और बात भी याद रखनी है कि इसमें से पेपर में एक दो एक्सरसाइजेज ना लाजमी रिपीट होती हैं। अच्छा जी, ये लास्ट लास्ट में मैंने बुक्स बताई थी आपको, तो वो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, सो दैट कि जो आज एक तो नए स्टूडेंट हैं या जितने भी लोग आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया ना, वो भी इसको ज़रा देख लें, तो आपको मिल जाती हैं जी, अदरवाइज नहीं तो मैं कर दूंगा क्लास के एंड पे। अच्छा, तो इनमें आपने ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जितने भी ये हैं सारे, और ये हमेशा FPSC के जितने भी पेपर होते हैं ना, आया वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी हों, FPSC के भी हों, जहाँ पर भी MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, या फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आउट टू या मस्ट की फॉर्म में या वुड की फॉर्म में ना इनको लाजमी वो डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा एक वो ना कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, वो हम उसमें करेंगे करेक्शन में चीज़ें। ठीक है, उनकी आपने नहीं करना, वो मैं उसके रूल्स और वो सारी चीज़ें ना वो डिफरेंट किस्म के हैं, वो हम उस पर करेंगे, वो जब हम उसके इंग्लिश के रूल्स करेंगे ना तब कर लेंगे। तो इनमें है ना आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा जी, इसके बाद विल और शैल का हम यूज़ देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है। हमने इसमें टेंस में देखा था, जब फ्यूचर में हम जब कोई भी बात करते थे ना, तो हम वहाँ पे विल और शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट विद सर्टेनिटी,
ठीक है। एक तो इसकी जब हम एक तो हमने उसमें देखा कि हम जब फ्यूचर की प्रोडिक्शन करें या कुछ भी करना हो तो हम विल और शैल, जो सिंपल फ्यूचर टेंस था ना, हमने उसमें विल और शैल यूज करते थे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। लेकिन यहाँ पे जो है, हम कोई भी चीज सर्टेनिटी के ऊपर अगर हम करना चाह रहे होंगे ना, किसी चीज को हमने सर्टनली और उसके ऊपर यकीनी तौर पे किसी चीज की बात करनी है या फिर हमने प्रॉमिस करना है किसी से, तो हम फिर भी विल और शैल यूज करते हैं। जैसे आई शैल, ये सॉरी कैरी, ये क्राई नहीं है, ये कैरी है, आई शैल कैरी योर बैग, ठीक है। अब इसमें जो है एक एक फ्यूचर, तो फ्यूचर की बात तो है इसमें, नो डाउट, बट इसमें एक प्रॉमिस भी है, ठीक है। आई विल स्टॉप स्मोकिंग, अब इसमें भी एक सर्टेनिटी का एलिमेंट है। तो इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है कि सर्टेनिटी का एलिमेंट हो, कोई प्रॉमिस हो, कोई थ्रेट हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हो हम विल और शैल यूज करेंगे। और ये एक चीज मैंने क्लियर की है, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इन सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सो ये आपने जो है ना जरूर याद रखना है। अच्छा, इसमें इंग्लिश का एक और रूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम विल और शैल को आपस में चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल आई और वी के साथ हम क्या यूज करते होते हैं, बताएं जी। आई और वी के साथ क्या यूज होता है? शैल यूज होता है सर। ठीक है, जब हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं ना, तो जब हम इनके साथ हम विल यूज करेंगे ना, तो वो फिर किन मानों में चला जाएगा? लाजमी, कंडीशनल की, ये काम अब जरूर होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रूल है, ये मेक श्योर कि आपको पता ही होगा इसका। रिपीट अच्छा करें जी, क्या कि आपने कहा कि Kindly शैल थोड़ा जो है ना आई और वी repeat के करें साथ यूज करते हैं, तो और विल अगर हम लोग आई और वी के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा? देखें, आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल, ठीक है, जी लेकिन और जी बाकी तमाम के साथ हम विल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई शैल डू दिस एक्टिविटी, ठीक है। अब ये मैंने बात की, अगर मैं कहूँ कि आई विल डू दिस, तो जब शैल को विल से रिप्लेस करेंगे ना, आना शैल हो या हम वहां पे विल यूज कर दें, तो उसका मतलब होगा जरूरी, लाजमन, ठीक है, कंडीशनल, वो हर सूरत में आप यकीनी तौर पे उसका मानी चला जाएगा कि मैं ये काम अब लाजमन करूंगा, ठीक है। ये है, उसको अगर सर, ये विल इंटरचेंज सिर्फ यूज हेल्पिंग करें। वर्ब भी है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। सॉरी, ये तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये इंडेफिनिट एग्जैक्टली टेंस। मैंने वही बात की है, लेकिन एक तो हमने फ्यूचर के लिए, दूसरा ये है कि जब हम किसी चीज में, ये मैंने आपको बताया ना कि सर्टेनिटी के साथ और प्रॉमिस, जब हम दो चीजें ये यूज करेंगे ना, ये सिंपल जो एक कुछ कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि जिनमें कोई टेंस नहीं होता, ठीक है, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह इस एम आर वाली होती हैं। आप जिस तरह हम पढ़ते होते हैं, देयर आर 4 बैग्स, अब वी आर 2 पीपल, अब ये कौन सा टेंस है? सिंपल स्टेटमेंट्स है ना। तो ये सिंपल इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरीज जिनमें ये छोटे छोटे अल्फाज यूज होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ड जो सिंपल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अच्छा जी, अब यूज ऑफ वुड जो है ये किस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये भी एक, ये इसको भी जरा गौर से देखिएगा। एक तो मैंने वो बात की उसकी इनमें से वुड वाला जो है ना क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा हर एमसीक्यूज में, पास पेपर्स में देख लें आप, हर में एक वुड जो है ना, इसका लाजमी कोई ना कोई उन्होंने फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में या किसी फॉर्म में पूछा होता है। तो जो वुड है ना, ये हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए, ठीक है। अब वुड जो है ये ज्यादातर यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टर फॉर्म ऑफ अ विल, ठीक है, ये विल के सॉफ्टर फॉर्म है। जैसे हम कहेंगे विल यू डू दिस वर्क, ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह वुड लगा दूं तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे वुड यू शट द डोर प्लीज, ठीक है। इन कंडीशनल्स टू इंडिकेट डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी, इमेजिनेशन के लिए, अनरियल चीजों के लिए, ठीक है, इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए। दूसरे अल्फाज में, काश के अल्फाज में, अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो काश के अल्फाज में भी यूज होता है। ही सेड वुड दैट कायद वर अलाइव टू सी आवर फेट टुडे। अच्छा, अब ये जो आपने सेकंड जो मैंने आपको बात कही है ना, ये अब करेक्शन का रूल भी है, ठीक है। ये हम करेक्शन के रूल में भी थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वुड का इस्तेमाल जहाँ पे काश होएगा ना, वहां पे वुड का यूज होगा। उसने कहा काश के कायदे आजम आज हमारी किस्मत देखने के लिए जिंदा होते, या आज के दिन देखने के लिए जिंदा होते, ठीक है। अब उसने इमेजिनेशन की है, अनरियल चीजें, इम्पॉसिबल है, कहाँ उन्होंने जिंदा होना था, ठीक है। सो वुड दैट जहाँ पे भी यूज होगा वहां पे हम पास्ट को यूज करते हैं, क्योंकि काश का अल्फाज में आ जाता है तो फिर वाज, ये वर यूज हो गया,
ठीक हो गया। सर ये कायद के बाद हम लोगों ने वर क्यों लगाया है? कायद, अब कायद वो जो दैट है कायद वर लगा। ये एहतरामन हमने उनकी पर्सनालिटी के तौर पे उनको, उनकी पर्सनालिटी के तौर पे जो है हमने उसको क्या कहते हैं उसको जो उसको क्या कहते हैं, एक सर पर्सन के ये वर लिए तो वर ज्यादा लोग एहतराम हैं तौर उसको पर क्या यूज किया हुआ उसको, है, सॉरी, एहतराम के तौर पे यूज किया हुआ है। एहतरामन हमने जब भी हम पर्सनैलिटीज का जिक्र करते हैं ना या किसी बड़ी शख्सियात का जिक्र करते हैं तो हम फिर सिंगुलर नहीं यूज करते, हम फिर उसको प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सर सर जो अगर जैसे मैं हम हम उर्दू कहूँ में, सर जैसे हम अगर उर्दू मैं में क्या, कहूँ जी सर अगर मैं वुड जब दैट भी आई वर वुड अ डेट टीचर आता है आई तो वुड वुड हेल्प डेट ऑल का द ये तो पुअर। रूल ही है कि इसके साथ हमेशा वन वर बाय ही वन, लगता है। वन बाय वन, जी बोले। सर मैंने वुड कहा डेट सर का अगर जो भी, मैं कहूँ जी मकसूद पहले आप बात करें। मैंने कहा सर अगर मैं कहूँ वुड दैट आई वर अ टीचर वुड दैट आई वर, तो ये फिर आई के साथ भी वर है अ टीचर। नहीं भी आप कहाँ के, आप कौन सा रिनाउंड आदमी हैं, अगर आइंस्टाइन अपने लिए यूज करेगा फिर तो ठीक होगा। ठीक है, और इंग्लिश के जितने भी रूल्स आपको जो भी नहीं पढ़ाए सर जा रहे हैं, ये मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये बातें जरा जहन में रखें। इंग्लिश जितनी पढ़ाई जाए उसको उतना ही जहन में रखना, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करने कि यहाँ पे ये क्यों नहीं है। आपको एक रूल बता दिया है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारी पर्सनैलिटीज होती हैं, जितनी भी नेशनल पर्सनैलिटीज होती हैं, जितनी भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज होती हैं, हमारे जितने भी बड़े आलम हैं या जितने भी आप जितने भी एहतरामन के तौर पर जितने भी लीडरशिप, जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ हम एहतरामन सिंगुलर वर्डिंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए अब हम फॉर सर यहाँ एग्जांपल पे रिलीजियस तो पर्सपेक्टिव में भी देखें, डिजायर शो है हो ना ये रहा है बात, तो फिर ये क्यों इस्तेमाल नहीं हो हम सकता? आई के साथ नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हम कायदे आज़म के लिए वर्ड यूज सर करेंगे। विश और डिजायर शो सर विश और डिजायर शो करने की हाँ जी, विश और डिजायर शो करने के लिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना। ये तो विश और विश और डिजायर है कि डिजायर वुड शो दैट आई करने वर अ के लिए टीचर नहीं, ये और ओ दैट। काश के अल्फाज में नहीं, इस पे अभ्यास नहीं करें ना, ये काश के अल्फाज में यूज होता है किसी चीज को इमेजिनेशन करने के लिए, इस तरह की चीज को इमेजिन करने के लिए जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जी जी वो ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि रियलिटी में वुड दैट exist का नहीं यूज है, करती। और ये जो वर अगर यूज मैं किया ये हुआ है, कहूँ कि इफ आई वर अ टीचर। इफ आई, जी जी इफ आई वर अ टीचर, ये सेंटेंस, ये रूल ही नहीं है, ये कौन सा रूल आपने नया निकाल दिया। मकसूद भाई आप पहले बात तो सर की सुन लें, आपने वही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर देखें क्या मैं समझा? आपको, एक मिनट, एक काइंडली 1 सेकेंड, ये आप सबसे एक बड़ी पोलाइट सी रिक्वेस्ट है। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंग्लिश में अगर आप जितने ज्यादा उसको कंफ्यूज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक चीज जितनी मैंने बताई है ना, काइंडली उस पर फोकस करें। अब इससे ज्यादा इंग्लिश आपको पढ़ने की ना जरूरत है ना मुझे पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो जितने जितने रूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से पेपर आना है, इसको काइंडली फोकस करें, इसको उलझाएं नहीं चीजों को। ठीक है, दूसरों लोगों को भी थोड़ा सा जो है ना चीजों का ख्याल रखें। अब वुड दैट का सिंपल सा रूल है कि आपने उसमें पास्ट टेंस यूज करना है, और मैंने ये बता दिया कि कायद के साथ वर इसलिए लगाया क्योंकि हमने रिस्पेक्ट देने के लिए पर्सनैलिटी को प्लूरल के तौर पे यूज किया है। ठीक है, हमने वाज नहीं यूज किया, हमने वर यूज किया कि हमने एहतराम दिया। अगर आप चाहते हैं कायदे को एहतराम नहीं दिया जाए तो आप वाज यूज करते हैं। जी किसी और ने कुछ कहना था, कोई खातून थी बात करना चाह रही थी, क्या क्वेश्चन था, काइंडली जल्दी से बता दें फिर हम मूव ऑन करें, काफी चीजें देखनी है। ओके, ओके जी, ठीक है ना, तो सो काइंडली इसको ना चीजों को जरा देखा करें, जो चीजें जिस तरह से बताई जा रही हैं ना उनको उसको फॉलो किया करें। सो अच्छा जी, एक तो ये चीज होगी कि जब हम वुड दैट यूज करते हैं, एक तो ये काश के अल्फाज में आता है क्योंकि ये कंडीशन हो गई है कि इमेजिनेशन में चली गई, और जो चीज इमेजिनेशन और अनरियल है वो रियलिटी से के साथ तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं है अनरियल का और रियल का। ठीक है, इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं। तो वुड दैट जो है ये करेक्शन का भी रूल है, और इसके साथ हम पास्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ प्रेजेंट और फ्यूचर कभी भी यूज नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट्स सिमिलर मीनिंग टू यूज टू। अच्छा, इसको अब वुड को हम यूज टू के मतलब में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब यूज टू जो है
ये हम अपनी जितनी भी हैबिट्स हैं या जितनी भी हमारी वो चीज़ें जो कि हम रूटीन में यूज़ करते हैं उसके लिए यूज टू भी यूज़ होता है। अब यूज टू अगर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे यूज टू आएगा वहाँ पे भी हम सिंगल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल वुड की बात कर रहे हैं। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुड है वो किसके मानों में इस्तेमाल हो गया, यूज्ड टू के मानों में, ठीक है। लेकिन एक चीज इन सब में आपने याद रखनी है, इसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल उन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, उसके साथ दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जो सेकंड फॉर्म होगी या जो थर्ड उन्होंने पास्ट पार्टिसिपल यूज किए होंगे, आपने उस तरफ नहीं जाना। और अगर वुड वुड आता है तो वुड दैट के साथ आपने पास्ट टेंस यूज करना है। इसी तरह शुड जो है, अब शुड को किस तरह यूज करते हैं, इसमें भी दो चीजें उन्होंने बताई हैं जी कि गिविंग एडवाइस, आपने किसी को एडवाइस देना है, किसी को नसीहत करनी है, आप शुड यूज करेंगे। और ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। अब ये मस्ट, इसने क्या है कि वीक फॉर्म ऑफ मस्ट, की ये मस्ट की वीक फॉर्म। अब मस्ट और शुड में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुड में आप सॉफ्टवेयर फॉर्म में किसी को कुछ कह देते हैं, एडवाइस दे दी, ऑब्लिगेशन है उसमें। अब जब मस्ट आ जाएगा ना वो फिर जरूर के मानों में चला जाता है कि यू शुड मतलब यू मस्ट डू दिस, कि अब उसको हर हाल में ये काम करना है, किसी भी कंडीशन पे करना है, ठीक है। यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। अब ये सिंपल स्टेटमेंट जो है ये आपको इस तरफ इशारा कर रही है कि उसने किसी भी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल टीचर ने स्टूडेंट को या अपने एक भाई ने दूसरे भाई को, ठीक है, बाप ने बेटे को ये नसीहत की है कि आपने भाई ये जो बैड वेदर है उसमें बड़ा केयरफुली ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये गिविंग एडवाइस के फॉर्म में हो गया। अब ऑब्लिगेशन के फॉर्म में किस तरह से है कि यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, ठीक हो गया। अब जो स्टेटमेंट होती है ना, आपने रूल को ज़हन में रखना होता है और स्टेटमेंट को उसके ऊपर अप्लाई करना होता है कि ये जो रूल हमने पढ़ा है ये स्टेटमेंट पे कितना अप्लाई होगा। अगर आपको उसकी समझ आ गई तो आप किसी भी स्टेटमेंट को जो भी उससे रेलिवेंट होगी, उससे मिलती जुलती होगी, आप उसको इजीली कर सकें। अब हम आउट टू की बात करते हैं। आउट टू यूजुअली हैज द सेम मीनिंग एज शुड, ठीक है, पर्टिकुलरली इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। यू शुड और यू आउट टू गेट योर हेयर कट। अब शुड और आउट टू जो है ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक हो गया। शुड इज मच मोर कॉमन एंड इजियर टू से, सो इफ यू आर नॉट श्योर यूज। अच्छा, अब अगर वो कह रहा है कि आपको इसका यूज नहीं आता है आउट टू का, तो आप उसको सिंपल जो है वो शुड यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग है दोनों में। अच्छा जी, मस्ट का हमने देखा था पहले, ये नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए होता है और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए होता है, ठीक है। शुड हमने देखा था कि वो सिंपल आपने उसको एडवाइस कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन के लिए है। अब इसमें मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस और इन्विटेशन के लिए, ठीक है। जितने भी इन्विटेशन होती हैं उन सब की अगर आप लैंग्वेज देखें तो वहाँ पे लिखा होता है कि यू मस्ट कम देयर, ठीक है, कि आपने वहाँ पे लाजमन आना है, जरूर आना। यूज टू जो था ये भी हमने देख लिया था कि किसी भी हैबिट को जो भी आपकी पास में रही है और उन चीज़ों को देखने के लिए जो है हम यूज टू यूज करते हैं। वो यूज टू टेक सर ये लॉन्ग यूज वेकेशन टू ट्रिप्स विद द होटल। सॉरी सर ये यूज टू और आउट टू ये दोनों स्ट्रक्चर है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? मॉडल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह हैज टू, तो हैव ये टू, हैड स्ट्रक्चर टू। नहीं हो सकता? तो यूज टू फिर स्ट्रक्चर नहीं होगा ये सर? बहुत ये सारे, स्ट्रक्चर देखिए नहीं मेरी है बात सुने, क्योंकि ये हम लोग सारे की सारी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ना इनमें बहुत सारी चीजें इंटर रेलिवेंट है, वो आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू ये सारे मिलते जुलते हैं। ये आपको ये इनको इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, सेंटेंसेस बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें, फिर इसकी थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ जाएगी। नहीं सर, अगर मुझे पूछा जाए कि यूज टू ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, तो फिर मैं किस पे सेलेक्ट कर यूज लूं? टू देखें, यूज टू का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो भी अपनी हैबिट्स हैं, हैबिट्स को जो भी रही हैं आपकी, उनके लिए यूज टू हम यूज करते हैं, इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं है। सर आप ये मीनिंग बता रहे हैं ना, मैं इसका ग्रामेटिकल पोजीशन पूछ रहा हूँ कि वो क्या ग्रामेटिकल है। पोजीशन बेटा इसकी आप प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, फिर आपको कंफर्म होगा। अगर वहां पे कोई कंफ्यूजन आएगी मुझे स्टेटमेंट भेजेंगे, ये स्टेटमेंट है इसमें क्या लगाना है, फिर सर मैं किसी आपको ने मुझे, क्लियरली बताऊँ। मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा था कि यूज टू, आउट टू, सपोज टू, इज टू, आर टू और एम टू ये जो है ना सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि इज टू, आर टू और एम टू जो है ना हम लोग नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आई एम टू प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलने वाला हूँ।
ही इज टू कुक फूड, ये खेलने वाला। यूज टू मतलब पास्ट हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट आई लेफ्ट नाउ, तो इस तरह का हम लोग तो ये सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो वो तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ, वो तो स्ट्रक्चर्स हो गए। ये कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये तो सारे फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। देखें जिस तरह आपने कहा कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बट आई लेफ्ट नाउ, अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, लेकिन वो पास हैबिट को श्योर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिसको हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। They are स्ट्रक्चर क्या है? specific words having specific meaning which we add in a sentence is called और modal स्ट्रक्चर क्या auxiliary होता है? verb. Structures are those which are used for the specific things. Like simply we can say it has its own definitions. ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ काइंडली इनको इस तरह से करें, ना खुद कंफ्यूज हो ना दूसरों को कंफ्यूज करें। और अगर आपको ज्यादा इशू है तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड की ग्रामर मैटर की ले लें, उसकी दूसरी ले लें, तो उसमें से इनकी डेफिनेशन देखिए, ठीक है। ये जितनी Okay. भी लोकल ब्रांडेड जितनी भी ग्रामर्स है ना, उनसे काइंडली कंसल्ट नहीं करें। और जितने भी लोगों की इंग्लिश वीक है, मैं उनको सबको रिकमेंड करूंगा कभी भी ग्रामर मत पढ़ें, ठीक है। ये जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं काइंडली पहले इन पर फोकस कर लें। इतनी एडवांस लेवल की इंग्लिश पे जाके कंफ्यूज करने की चीज़ों को क्या ज़रूरत है आपको? जब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको क्यों, ये मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए कि काइंडली आप लोग इसको थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर हो के देख सकें चीज़ों को। नहीं अगर सर, मैंने आपने कहा बहुत अगर ज़्यादा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हिच वन इज द मुझे स्ट्रक्चर क्वेश्चन दिखाएं सबसे पहले तो। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो मुझसे पूछे ना कि वहाँ एक पे कुड है, वहाँ पे दूसरा पे शुड भी है ऐसा और कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं नहीं है। है, या तो कोई क्वेश्चन है तो फिर दिखाएं, अदरवाइज जो है ना ये डिस्कशन से गुरेज करें, ठीक है। और अगर इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है तो ग्रुप में शेयर करें, फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन क्लास में ये जो बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, इससे टाइम भी बहुत ज्यादा ज़ाया होता है। अब एक लेक्चर में हमने इतनी सारी चीजें कवर करनी होती हैं, अगर इस तरह एक ही स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करने लग जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। बेसिक सोर्स मैंने आपको बता दिए, बेसिक किताबें मैंने आपको बता दी हैं, मैं बेसिक चीजें करवा रहा हूँ, काइंडली उन पर फोकस करें, आप सबके लिए यही बेहतर चीज है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ों को करना चाहते हैं तो पर्सनली मेरे से बात, अब जो लोग वीक हैं जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है उनको नहीं कंफ्यूज करें। सो उसके बाद जी हम पैसिवाइज करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं, ठीक है। इसके हेल्पिंग वर्ब, अच्छा एक दो तीन चीज़ें याद रखनी है आपने पैसिवाइज में एक तो आपने ये देखना है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिवाइज के 8 टेंसेज में, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि थर्ड फॉर्म यूज होती है। और दूसरा ये है जो हमारे एक्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और जितने पैसिव की स्टेटमेंट्स हैं सब वो सारे की सारी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो हु है वो बाय होम से चेंज हो जाएगा जब हम उसको क्वेश्चन और सवालिया निशान वाले जितने भी क्वेश्चंस और इस तरह के अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में लेके जाते हैं तो वो बाय होम से चेंज हो जाएगा। अब जिस तरह से माई टाइम इज वेस्टेड बाय यू, अब इसमें अच्छा इसमें बेसिकली ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको आप एक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक्टिव से पैसिव भी बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है कि इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और फॉर्म जो है वो आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जिस तरह यू वेस्ट माई टाइम, ठीक है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको अगर जब हमने इसको चेंज किया है पैसिवाइज में तो हमने क्या किया, माई टाइम इज वेस्टेड बाय यू। इसी तरह से इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, होमवर्क इज नॉट डन बाय यू, व्हाई इज द चाइल्ड बिटन बाय यू, एंड बाय होम इज हिज ड्यूटी नॉट डन, ठीक है। सो बेसिक जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, एक तो थर्ड फॉर्म आनी है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होनी है, ठीक है। और जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं वो उसमें बाय होम में चेंज हो जाएंगे। सर लास्ट वाले फिर वो क्या होगा, वो जो लास्ट वाला आपने कहा था ना, बाय होम हिज ड्यूटी इज वो नॉट जो डन, है वो बाय होम से चेंज हो जाएगा, इसका ठीक है। एक्टिव जब क्या हम होगा उसको, सर? इसका सॉरी एक्टिव सेंटेंस, इसका एक्टिव एक्टिव आप खुद सेंटेंस बना लेना, अभी मुझे पढ़ाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले जाते हैं तो वाज और वर जो है वो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है।
दो हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखने हैं, वाज और वर, एंड उसकी थर्ड फॉर्म, जैसे a snake was killed by my friend, was the film not seen by you, and by whom were you abused। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चले जाते हैं। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है दो इसमें आपने याद रखनी है कि इसमें बी का एडिशन होता है, विल बी और शैल बी। ठीक है, जिस तरह हम फ्यूचर सिंपल में क्या करते थे, विल और शैल यूज करते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। यहाँ पे हमने जब पैसिव बनाना है विल का, तो एक आपने याद रखना है कि विल जो है पैसिव में आके विल बी और शैल बी हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो सारे 8 के 8 जो टेंसेस हैं उनमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। The guests will be received by us. The examination will not be taken by the boys, और by whom will the car be driven। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी है कि जब आपने नॉट का यूज करना है किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी स्ट्रक्चर में, नॉट जो है वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक हो गया? सर इधर मेरा भी जी जी, आप ये पैसिवाइज करवा रहे हैं ना, इनका हमें एक एक का एक्टिव भी बताते जाए ना, जैसे So, ये द रिसीव बाय अस, इसका ये आएगा वी। देखें अब ये सिंपल सा है, द गेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय अस। इसमें सबसे पहले तो आपने इसका, अब ये जो द गेस्ट हैं ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, अस। ठीक है, मतलब वो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। तो इसमें क्या आ गया, वी विल रिसीव द गेस्ट। ठीक है, ये इसका एक्टिव था और जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया है तो क्या हो गया, द गेस्ट्स विल बी रिसीव्ड बाय अस। ये बेसिकली प्रैक्टिकल, आप ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह से चीजें लिखी हैं ताकि आप लोग इसके ऊपर अपना ज़हन लड़ाएं और फिर मुझे चेक करवाएं। ये इसका बेसिक जो थीम है इन चीजों का वो ये है कि आप लोग इनके पहले एक्टिव बनाएंगे तो आपको पैसिव की भी पहचान होगी और एक्टिव की भी पहचान होगी। ठीक है, और फिर आप लोग भूलेंगे नहीं इन चीजों को। सर ये लास्ट वाले का भी एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा, बाय होम विल द कार बी ड्राइवर, तो इसका भी एक दफा बताइएगा। अब इसमें क्या था कि हु विल ड्राइव द कार। ठीक है, हु विल ड्राइव द कार, सो हमने इसको किस तरह से चेंज किया, बाय होम विल द कार बी ड्राइवन। ठीक हो गया, क्लियर हो सर गया? वो लास्ट वाले का थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना, वो जो पिछला मैंने पूछा था ना उसका मुझे एक्टिव नहीं आ रहा था। वो बाद में करते हैं उसको। अच्छा जी, उसका बनाने की कोशिश करें तो मुझे चेक करना है, मैं बताता हूँ आपको। मीनवाइल मैं ये कंप्लीट कर लूँ, अभी हमने नरेशन करनी है, फिर कुछ लोगों के भी एग्जाम भी हैं और इतना टाइम भी नहीं होता है ना, इसको आप थोड़ा सा खुद भी चीजों को प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी ये स्लाइड्स हमें शेयर कर दीजिएगा। ये जिस दिन पहला लेक्चर था मैंने सारी स्लाइड जो थी आपकी, वो कोऑर्डिनेटर है मैडम, उनको मैंने दे दी थी, तो आप वहाँ से उनको दोबारा टेक्स्ट कर दें, वो आपको फिर भेज देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, अब इसमें क्या होता है कि हम जब सिंपल एक्टिव स्टेटमेंट थी उसमें हम क्या करते थे, इज एम आर यूज करते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते थे। अब इसमें एडिशन ये हुआ है कि इसमें हमने जस्ट ग्रुप में है, आप चेक कर लें, ग्रुप से आपको मिल जाएंगी। सो अब इसमें हमने क्या किया है, पैसिव में हमने इज एम आर के साथ बीइंग का एडिशन किया है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, जिस तरह से आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिज ब्रदर। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्टिव में लेके जाते हैं तो हिज ब्रदर इज हेल्पिंग मी। ठीक है, अब जब हमने इसको चेंज किया है, उसकी जो सब्जेक्टिव केस था वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। ठीक है, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिज ब्रदर हो गया। इस तरह से क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर, इज अ न्यू रेडियो बीइंग बॉट बाय यू, और बाय होम इज अ लेक्चर बीइंग डिलीवर्ड। ये मैंने इसीलिए उस दिन आप सबको कहा था कि वो आप बुक ले लें स्पोकन इंग्लिश वाली, उसमें हर किस्म की और हर टेंस के ऊपर, पैसिव वॉइस के ऊपर, फिर मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर पूरे 20-20 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। आप में से किसी बंदे ने उसको यकीनी तौर पर प्रैक्टिस नहीं किया और बुक भी नहीं किसी ने खरीदी होगी। सो काइंडली आप लोग वो बुक खरीदें, उसका बड़ा फायदा है। दोनों बुक्स लें, उनमें से प्रैक्टिस करें चीज़ों को। आप में से पिछले जितने भी पेजेस रहे हैं वो सारे के सारे लोग, मैं बल्कि उनको ये स्ट्रिक्टली कहता होता था कि आप सब ने मुझे सबमिट करवानी है, तो सारे लोग उन एक्सरसाइजेस को करते थे और फिर उसको कैम स्कैन करके मुझे भेजते थे। ठीक है, सो आप भी काइंडली इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना वो करते रहें, अदरवाइज ये चीज़ें भूल जाती हैं। और समटाइम कितने, अगर आपको रूल याद नहीं होगा तो वहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बंदा बैठ के एग्जाम।
और एफपीएससी में अक्सर ये इस तरह के ये पैसिव बहुत ज्यादा आते हैं। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसमें हम एक्टिव टेंसेस में क्या करते थे, वाज वर यूज करते थे और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते थे। अब यहाँ पे भी हमने सिंपल बीइंग का एडिशन किया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के जितने भी टेंसेस है जब भी हमने उनको चेंज करना है पैसिव में तो हमने उसमें बीइंग का एडिशन करना है। अब इसमें भी सेम है, सेम द केस हुई है कि स्कूटर वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। अब इसमें अगर हम इसका एक्टिव बनाते हैं तो ही वाज ड्राइविंग अ स्कूटर, ठीक है। और आपने एक चीज ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो भी पूरा हो उस पूरे ऑब्जेक्ट को के साथ ही आपने स्टेटमेंट जो है वो उसकी राइट चूज करना है, ठीक है। अगर सिंपल स्कूटर लिखा हुआ है तो आपने स्कूटर से उसको चेंज करना है, स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है। अगर आ स्कूटर लिखा हुआ है आपने उसको प्रॉपर वैसे ही यूज करना है, ठीक है। किसी वर्ड का एडिशन नहीं करना, उसमें से कोई चीज आपने जो है वो, बात क्या होता है कि एक आधी चीज मिसिंग होती है और जल्दी में जो है वो कैंडिडेट्स उसको फिल कर देता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम एक्टिव में थे हम वहां पे हैज और हैव यूज करते थे और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते थे। अब यहाँ पे सिंपल बीइंग का एडिशन हुआ है, ठीक है। बाकी सेम है सारी चीजें। The match has been won by us. The problem has not been solved by him. Or has tea been taken by her? Or by whom has my book been taken? Then past perfect tense है। past perfect active पे हम क्या करते थे, हम सिंपल had यूज करते थे, past participle यूज करते थे। यहाँ पे हमने सिर्फ being का एडिशन किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, he had already been informed by me. Everything had not been stolen by thieves. और had the film been seen by everybody, ठीक है। और by whom had the police already been informed. Then future perfect tense है, उसमें हमने क्या किया था कि will have और shall have के साथ been का यूज करते हैं। He will have been sent to jail, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, अगर अब ये स्टेटमेंट एक्टिव है कि पैसिव है? He will have been sent to jail, सर पैसिव है। ठीक है। अब इसमें पैसिव की क्या पहचान है? अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि उधर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताना होता है कि ये स्टेटमेंट है, उसने जस्ट लिखा होता है नीचे 4 ऑप्शन देनी है, आपने समझना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। अब ये पैसिव किस तरह से, सबसे पहली बात तो इसमें अब अच्छा मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि पैसिव की पहचान ये है कि आपको थर्ड फॉर्म यूज हुई भी नजर आएगी, ठीक है। और दूसरा कि उसमें बी, बीन और बीइंग, ठीक है, इनका एडिशन लाजमी नजर आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म का यूज का नजर, थर्ड फॉर्म या इज एम आर का जो है वो उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज आएगा। अच्छा अब इसमें क्या है, ये जो ही है ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, ठीक है। हिडन इन द सेंस के वो ऑटोमेटिकली उसको आप उसको ही विल हैव बीन सेंट टू जेल, अब उसको जेल भिजवाया जाएगा, इसका मतलब उर्दू में ये है। अब कौन सी अथॉरिटीज जेल भिजवाती हैं? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भिजवाती हैं, पुलिस ने भिजवाया होगा, जुडिशरी ने भिजवाया होगा, ठीक है। सो बाय पुलिस, बाय द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पैसिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इस तरह की, दैट प्लेस विल नॉट हैव बीन लाइक बाय हिम और हाउ विल द रिवर हैव बीन क्रॉस्ड बाय देम। सो ये जो चीजें हैं, 3 केसेस जो हैं वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस जो हैं, इसमें जो हमने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करते वक्त ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, आई सब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव मी होगा, पोजेसिव हम इसमें नहीं यूज करते, ठीक है। ऑब्जेक्ट और उसको सब्जेक्ट को बनाते वक्त ये पोजेसिव हम यूज नहीं करते। हाँ अगर हिज कार होगा तो वो उसके एज इट इज ही हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ये इसके ये है, वी का आस होगा, यू का वी रहेगा, योर उसका पोजेसिव केस है, ही इनटू हिम और हिज जो है वो पोजेसिव केस हो गया, शी इनटू हर और हर उसका पोजेसिव केस हो गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। अच्छा अब इसमें क्या है कि आप लोगों ने ये जितने भी 4-4, 5-5 स्टेटमेंट्स हैं इनको आप करना क्या है, इसका पर्पस क्या है बनाने का और इस तरह से पढ़ाने का? आपने क्या करना है, आपने इन सब को पेज के ऊपर यहाँ से देख के इनके एक्टिव बनाते जाने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक्टिव की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। कि आपने पैसिव देख लिया, अब इनके एक्टिव बनाए और
जो एक्टिव आपने बनाए हैं उनको पैसिव बना के देखें कि आपने ठीक तरह से बनाए हैं या नहीं बनाए। तो इसका मतलब है कि आप इन सेम जो पैसिव वॉइस की जो एक्सरसाइज है इसको आप 3 बार रिपीट कर लेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। अच्छा जी, प्रपोजिशन का जो यूज है वो हमने उस दिन भी इसके ऊपर बात की थी प्रपोजिशन की, कि प्रपोजिशन को रट्टा लगाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है। और प्रपोजिशन के रूल्स भी कोई नहीं है। जो सिंपल स्टेटमेंट्स आती हैं वो तो प्रपोजिशन उनके लिए तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों के लिए, तुक्का लगाने के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज जो प्रपोजिशन है उनका हाल यही कि आप प्रपोजिशन को उसके साथ जो भी वर्ब है या फ्रेज है या जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके साथ पूरे का पूरा उसमें स्टेटमेंट में पढ़ के उसका मतलब समझें। ठीक है। और बार बार पढ़ें। प्रपोजिशंस की जितनी मैं लिस्ट जो है उस किताब में मौजूद है आप बुखारी साहब की, वो 30-35 पेजेस हैं, उनको बार बार पढ़ें। और प्रपोजिशन सारी की सारी इवन CSS PMS में भी नहीं से आती हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि आपने उसको पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। एक छोटा सा ये चार्ट टाइप है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि, लेकिन ये फिर भी प्रॉपर रूल नहीं है। ये बच्चों को समझाने के लिए, जो स्कूल गोइंग जितने भी बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए चार्ट शो कराया जाता है, बट ये रूल नहीं है। इंग्लिश की किसी भी ऑथेंटिक बुक में प्रपोजिशन का कोई रूल नहीं है। ठीक है। उसको आपने बार बार पढ़ना होता है। ठीक है। और प्रपोजिशन हर वर्ड टू वर्ड वेरी कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो चलते हैं उसकी तरफ, नरेशन की तरफ। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन? अभी जी शेयर हो गई? अच्छा। सो जी, चेंज ऑफ नरेशन में सबसे पहली जो बात है, एक तो ये सारे के सारे रूल्स हैं नरेशन के। नो सर, जी सॉरी, नहीं हुई कौन कुछ अभी। कहना चाह रहा है? फैरिश। सर क्लियर होगी हमें तो। देखें जरा दोबारा से उसको चेक करते हैं। यस सर, नो क्लियर। ओके। अच्छा जी, नरेशन के हवाले से मैं आपको चीजें बता देता हूँ। नरेशन के जितने भी रूल्स हैं ये इन हैंडआउट्स में मौजूद हैं। इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं आपको किसी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये इसमें मैंने सारे के सारे जितने भी थे उनको बड़ी ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ लिख दी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे वन पेपर होते हैं, PPSC में हो, FPSC में हो, NTS में हो, कहीं पर भी नरेशन जितनी भी आती है वो बड़ी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और वो बड़ी टेक्निकल सी होती हैं। ठीक है। सो आप सबको एक चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको रूल्स आने चाहिए। अच्छा, आप इस सारी इंग्लिश जितनी भी ग्रामर है या जितना भी इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप बात आपने याद रखनी है। इंग्लिश का जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा आपस में इंटरलिंक है। आपको अगर टेंसेस आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे, आपको पैसिव वॉइस नहीं आने, आपको पैसिव वॉइस नहीं आएंगे तो आपको नरेशन कभी नहीं आ सकती। मतलब टेंसेस और पैसिव में से अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई आपको नरेशन नहीं आने, और नरेशन और ये चीजें नहीं आने तो आपको करैक्शन के रूल्स नहीं आने। ठीक है। सो हर चीज को करने के लिए आपको जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से चलना है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है CSS वालों को मैं सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। लेकिन वो थोड़े से सीरियस किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करके मुझे भेजते हैं। आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वन पेपर वाले जितने भी स्टूडेंट आते हैं। ठीक है। सो काइंडली ये फिर एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक्सरसाइजेस करें, 20-20, 30-30 सेंटेंस स्टेटमेंट्स की एक्सरसाइजेस करें, हर टेंस के ऊपर करें। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्या है कि आपकी विल का होना ज़रूरी है करने के लिए। इनको करेंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे आपको।
सो हम मूव ऑन करते हैं जी नरेशन के ऊपर। सो नरेशन क्या होता है जी कि ये दो चीजें होती हैं इसमें, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, आप अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बात किए जा रहे हैं, ठीक है। आपने उसका हाल अहवाल पूछा, उसने आपका पूछा, आपने उसको पूछा, ये सारी डायरेक्ट स्पीच होगी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन को कोट करते हैं जो वहां पे मौजूद नहीं होता, हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। अच्छा जी, हम इसको फर्दर देखते हैं चीजों को। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जिस भी बंदे ने कोई भी बात कही है, डायरेक्टली की है, वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब इसमें हम दो तरह की स्टेटमेंट्स, एक होगी रिपोर्टिंग स्पीच और एक होगी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी और जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगी। जैसे शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम नॉट वेल। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो पर्सन ए ने पर्सन बी से कहा है और जो एग्जैक्ट बात कही है वो रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम नॉट वेल जो इन्वर्टेड कॉमास में, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, और दूसरी जो है वो ओपन जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी। इस तरह से यू विल स्पॉइल योर फ्रॉग, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। सेट द मैन वार्मिंगली, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। ये जस्ट अभी उसको बताने के लिए, उसकी जो बेसिक शनाख्त के लिए कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के या डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर प्रिंसिपल के कोटेशन मार्क यूज होंगे। दूसरा बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी उसको यूज किया जाएगा उसका पहला लफ्ज जो होगा वो कैपिटल में होगा। और रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ कॉमा, और उसमें कॉमा जो है वो आएगा। और ये तो एक सिंपल सेंटेंसेस हैं या सिंपल एक सेंटेंस है। जो सीएसएस में जितनी भी नरेशन आती है वो पैराग्राफ के फॉर्म में होती है, ठीक है। वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, वो इसमें नहीं आएगी वन पेपर वालों को, ठीक है। वो भी करने के लिए आपको ये सारे के सारे रूल जो हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, जिसके बाद हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है ये रिप्रोड्यूस्ड इन आवर ओन वर्ड्स, ठीक है। हम इसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं कि पर्सन ए ने पर्सन बी से क्या कहा था, मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ उसने ये बात तब कही थी। लेकिन ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं हम आहिस्ता आहिस्ता इनको देखते हैं। जैसे किस तरह से अब रिप्रोड्यूस किया, द मैन टोल्ड हर वार्मिंगली दैट शी वुड स्पॉइल हर फ्रॉग। अब इसमें क्या देखा है आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कि इसके आप ना तो इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे हैं, ना आपको इसमें कॉमा नजर आया, ना वो कैपिटल वर्ड यूज आया, क्योंकि हमने इसको एक एक ही फिक्रे में एक ही स्टेटमेंट में बात बयान की और इसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस किया। She told her husband that she was not well, ठीक हो गया। अब इसके इनडायरेक्ट स्पीच के फीचर्स कौन कौन से हम वो भी देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहली तो ये कोटेशन मार्क्स नहीं होते, दे आर कंप्लीटली रिमूव्ड। कंजक्शन हम यूज करते हैं दैट, इफ और वेदर यूज करते हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे यूज होगी वो आगे हम रूल्स में जाके देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। कि सिंपल जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमने उसको असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो यूज नहीं होते। जितने भी इस तरह के साइन हैं वो सारे हम रिमूव कर देते हैं। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग सेंटेंस इज नेवर चेंज्ड। और दूसरी बात ये है कि जो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट होती है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, हमने उसका जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि टेंसेस और जितनी भी चेंजेस हमने करनी होती है नरेशन में वो सारी की सारी किस स्पीच में होती हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग उसमें हम चेंज नहीं करते और वो टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई इस रूल की कि जितने भी हमने जितनी भी चेंजेस करनी है, जितने भी स्टेटमेंट्स में टेंस की जितनी चेंजेस हैं वो सारी की सारी चेंज होती हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वहाँ पे हमने टेंस की चेंजेस नहीं करनी। तो हम इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम उन रूल्स को देखते हैं, द रूल्स गवर्निंग द चेंज ऑफ टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कि हमने सबसे पहले जो टेंस का जो रूल होता है नरेशन में वो हमने कहाँ पे चेंज करना है। तो उसका हम सबसे पहला रूल देखते हैं इसके टेंसेस के हवाले से कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनइफेक्टेड। सो टेंसेस के हवाले से सबसे पहला रूल जो हमने पढ़ा है वो ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो
या वो फ्यूचर टेंस में हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात की गई है हमने उसका टेंस चेंज नहीं करना। समझ आ गई पहले रूल की? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई डू नॉट लाइक दैम। अब हमने अगर टेंस सिंपल चेंज करना है तो इसमें क्या है, उसमें जो हमारा पहला रूल है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज हुआ है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में जो भी है उसका टेंस चेंज नहीं करना। ठीक है। तो हम अब इसकी इनडायरेक्ट देखते हैं कि ही सेज दैट ही डज नॉट लाइक देम। आपने देखा कि हमने जो है उसका टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही विल से तो हमने फिर भी चेंज नहीं करना था। सो ये इसका टेंस के हवाले से पहला रूल। अब दूसरा रूल ये है कि तीन टेंसेस है ना हमारे पास, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है और एक पास्ट है। प्रेजेंट और फ्यूचर का तो उसने बता दिया कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो हमने टेंस चेंज नहीं करना। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि जब पास्ट टेंस होगा तो हमने फिर उसको जो है चेंज करना है। ठीक है। सो इसका दूसरा जो रूल है वो ये है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच is in the past tense, the tense of verb in the reported speech also change accordingly. अब रिपोर्टिंग स्पीच में अगर वो पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो टेंस जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात कही गई है उसको हमने किस तरह से चेंज करना है और कौन सा टेंस किस तरह से चेंज होगा वो रूल्स नीचे बताए गए। रिपोर्टेड फॉर्म में अगर प्रेजेंट सिंपल में बात कही होगी तो वो पास्ट सिंपल में हो जाएगी। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल में अब जैसे ये ऊपर एक स्टेटमेंट थी आई डू नॉट लाइक हिम, अब ये क्या था, अब ये प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है। और पास्ट सिंपल में अगर इसको बनाना हो तो क्या बनेगा, बोले ना आप बात, इसको देखें क्या बनेगा इसका पास्ट सिंपल में। करें पार्टिसिपेट। He did not like them. ठीक है। तो इसमें ही डिड नॉट आ जाएगा। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ये बात तो वो हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था कि हम इज एम आर यूज करते थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बार बार यूज होगा। ठीक है। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में बात कही गई है तो वो बात चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब? Sir, had or third form. ठीक है। अब ये देखें, ये आपको सोचना नहीं चाहिए, इसको फौरन आपके मुंह से निकलनी चाहिए कि वो उसका हेल्पिंग वर्ब ये है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब जो पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होगा। फ्यूचर सिंपल जो है वो वुड में चेंज होएगा। फ्यूचर सिंपल क्या था, विल और शैल, वो वुड में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो था, ठीक है, विल बी और शैल बी, वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट जो है वो वुड हैव में चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपने अब इन सारी जो टेंसेस की चेंजेस हैं इनमें आपने एक चीज कॉमन जो है वो नोट करनी है, वो ये है कि हर टेंस ने अपने से एक टेंस बैक पे चेंज होना। ठीक है। और जितने भी फ्यूचर हैं वो एक स्टेप से आगे चेंज हो गए। ठीक है। सो वन स्टेप बैक और वन स्टेप फॉरवर्ड की सारे के सारे ये कंडीशनल के रूल। ठीक है। ये जितने पास्ट के देख लें, सिंपल जो है परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट, तो ऑलरेडी क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट है उससे ज्यादा पास्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट है, वो चेंज नहीं हो रहे। इस तरह कॉन्टिन्यूअस के देखें जो सिंपल हैं वो विल शैल वुड में चेंज हो जाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वुड बी में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपने इसको आइडिया जो है इसका देखना। अच्छा जी, अब इसका जो थर्ड रूल है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच रिलेट्स टू सम जनरल हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स टेंस रिमेन्ड अनअफेक्टेड। अब इसकी थर्ड रूल ये है टेंसेस के हवाले से कि अगर वो जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात कही गई है, अगर वो किसी जनरल हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर है तो हमने उसको चेंज नहीं करना। ठीक है। जैसे देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। अब हमने इसको सेम एज इट इज लिख दिया। ठीक है। इसमें टेंस चेंज नहीं किया। जब हम देखते हैं रूल्स गवर्निंग द चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, पहले सबसे पहले जो रूल्स हमने देखे वो टेंसेस के अकॉर्डिंग थे कि उसके टेंसेस किस तरह से चेंज हो गए। अब हम देख रहे हैं कि वो रूल्स कौन से हैं जिनसे प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ठीक है। अब इसमें उसके ऑब्जेक्टिव केसेस भी और उसके पोजेसिव केसेस भी, जो भी आएगा इन द रिपोर्टेड स्पीच दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। The pronouns of first person in the reported speech are changed according to the subject of the reporting speech. जैसे इसकी एग्जांपल सिंपल सी, they said, comma inverted commas कि we have decided to go, ठीक है। अच्छा, जब हम, क्योंकि ये जिस तरह से हम रूल्स पढ़ते जा रहे हैं, बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आएंगे एग्जाम में कि उसके ऊपर 3-3, 4-4 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जो है ये फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए रूल्स के, कहाँ कहाँ पे रूल चेंज होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म होगी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगी उसमें हमने टेंस चेंज करना है। हैव डिसाइडेड चेंज हो जाएगा हैड डिसाइडेड, ठीक है। अब दे सेड हमने लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने दैट लिख लिया। अब जो वी है, अब क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का हमने रूल पढ़ा है कि उसमें चेंज होना है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सो वही जो है वो दे के साथ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दे हैड डिसाइडेड टू गो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 रूल इकट्ठे अप्लाई हो गए। देन उसके बाद आते हैं जी प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन। अब जो यू है आया वो उसकी सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या उसकी पोजेसिव केस हो, इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। द रिपोर्टेड स्पीच दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन जितने भी थे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो गए, और जो प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन थे वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड टू हिज वाइफ यू आर फुलिश। अच्छा, सबसे पहले अब ये फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, स्टेटमेंट आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ एग्जाम में आपने किस तरह से करनी है चीजें, कि जब भी आपके पास एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट आती है, सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग स्पीच देखें प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है। अगर वो पास्ट में है तो सबसे पहले उसका टेंस चेंज करें, सबसे पहले टेंसेस को चेंज करें, उसके बाद प्रोनाउंस को चेंज करें, इकट्ठे कभी भी चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे यू आर फुलिश है तो आपको ये सिंपल टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, आर की जगह वाज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने चेंज करना है उसके इसको सब्जेक्ट को, प्रोनाउन को। अब यू जो है यू उसने कहा कि ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, वाइफ, ठीक है। अब वाइफ जो है वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम जब इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, हम यहाँ पे शी लिख लेंगे, शी वाज फुलिश, ठीक हो गया। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू नुमान यू आर अ गुड फेलो। अब टेंस चेंज होगा तो वाज अ गुड फेलो होगा, और यू जो है वो नुमान के साथ चेंज हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ही, ठीक है। आई टोल्ड नुमान दैट ही वाज अ गुड फेलो। इसी तरह से नेक्स्ट है कि he said to us you are crazy, he told us that we were lazy। अब नेक्स्ट देखते हैं। I said to him you should avenge yourself on your money। अब यहाँ पे कितने सारे रूल्स एक साथ अप्लाई होंगे, ठीक है। एक तो I advised him, अच्छा इसको भी हम बाद में देखते हैं कि इसको किसके ये वर्डिंग किस तरह से चेंज करनी है, ये आगे आएंगे इसके रूल। I advised him that, अब यू जो है हिम का जो उसके सब्जेक्टिव केस आएगा ही शुड अवेंज योरसेल्फ जो है उसका जो पोजेसिव केस है, क्योंकि हमने ही लगाया तो हम ही का पोजेसिव लगाएंगे हिमसेल्फ। इसी तरह से योर मनी जो चेंज हो जाएगा हिज मनी के पास। तो इस तरह से ये सारे के सारे स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है जी प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। जितने भी ही शी दे हिम हर देम ये सारे के सारे ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। शी सेड टू मी ही सेड, अब ही जो है शी है दे हैं वो चेंज नहीं होंगे। सो मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो है वो चेंज होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। शी टोल्ड मी दैट ही वाज सैड। समझ आ रही है जी आपको? जी सर, आज के लिए इतना ही काफी है। समझ आइए यहाँ तक आपको? अभी तक हमने सिर्फ देखें 3 रूल्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने टेंसेस से रिलेटेड रूल्स पढ़े कि टेंसेस को किस तरह से चेंज करना है, और सेकेंडली हमने प्रोनाउंस के चेंज करने के रूल्स पढ़े, ठीक है।
सो ये दो बेसिक जो इसके नरेशन के हवाले से रूल्स हैं वो हमने आज देखे हैं। तो होपफुली कि आपको समझ आई होगी, लेकिन ये एक चीज़ याद रखना, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये भूल जाएंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी, और मुझे चेक भी करवाना लिख के अच्छे खासे 20-50 2-2 4-4 पेजेस के ऊपर। ये देखें बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस जो हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स में आपको बताया गया, ठीक है। बहुत ही सिंपली सिर्फ रूल्स को बयान किया गया ताकि आपको समझ आए, आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो, आपको रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी हो। तो दो रूल्स रह गए हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड हैं, और कुछ आगे जाके हैं जो रिलेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह की आती हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो साथ ही फिर करेक्शन के रूल्स जो है ना उनको भी स्टार्ट करेंगे। जी ठीक हो गया जी, ये फिर कह रहे हैं कि इतना ही पढ़ना है, तो काफ़ी आई थिंक इतना ही। तो क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप, तो इनको काइंडली प्रैक्टिस करें आप लोग, और बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है माइंड अप हो जाएंगी नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।